Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and I'm back with a new topic of electromagnetism today. Let's watch. आई होप जो हमने कल इंट्रोडक्शन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जिसमें मैंने आपको इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताए थे और ये बताया था कि जब भी कहीं से करंट फ्लो करती है तो करंट के फ्लो करने की वजह से उस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन सर्कुलर पाथ जनरेट हो जाती है, जिसको आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास नीडल। आप उसके इर्द गिर्द रख के हम उसकी सर्कुलर पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं उस करंट कैरिंग वायर के क्रॉस, उसके इर्द गिर्द, ठीक है। उसके सराउंडिंग में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इस तरीके से आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने फिर एक राइट हैंड रूल भी देखा था जिससे हमने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कि अगर आप अगर आप उसको राइट हैंड से ग्रैस्प करें इस करंट कैरिंग वायर को, तो जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है और ये जो 4 फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। अब बात ये हो जाती है कि अगर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि जब कहीं चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक स्पेशल एरिया होता है या रीजन होता है और उस एरिया या रीजन को आप उसकी फील्ड कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। और फिर उस फील्ड के अंदर रहते हुए वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता था। ये आपने अपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि वो कोई ना कोई फोर्स जो है एक्सर्ट करता था अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और उसको हम उसकी वो जो फोर्स होती थी उसको हम उसकी फोर्स ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कहते थे ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वो फोर्स एक्सर्ट करता था किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे, जो आपने F=QE करके जो है वो पढ़ा था। फिर आपने कूलम्स लॉ से भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला निकाल लिया था। तो यानी कहने का मकसद ये है कि आपने चार्ज पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा। इसी तरह से जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं और उनकी वजह से करंट जनरेट होती है और ऐसी करंट कैरिंग वायर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी इसके बाहर भी अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड दे दें, तो फिर उस बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स जो होगी उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होती थी। अब जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे और करंट फ्लो करेगी, तो उस करंट फ्लो करने की वजह से एक तो उसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है ना, जो उसके इर्द गिर्द करंट कैरिंग वायर में सर्कुलर पाथ में हो रही है। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी, जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, वो उसकी वो जो फोर्स होगी उसको आप उसकी मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ये अब आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर सेट्स अप इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रही है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इफ सच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसे रखें, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर विल इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर दो मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई ना, एक उसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट की वजह से है और एक लार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। फिर दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में क्या करेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंडक्टर में एक्सपीरियंस है फोर्स, और जिसके नतीजे में एक कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स को आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आगे इसकी, ये तो इंट्रोडक्शन था, ये मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फोर्स का कि किस तरह से फोर्स जो है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक्ट कर सकती है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आ जाए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है, किस तरह से अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है और साथ साथ थोड़ी सी इसकी डेरिवेशंस है वो भी देखेंगे। अब ये डू यू नो में पहले आप देख लें। अब ये आपका राइट हैंड है, आपने अपनी राइट हैंड को अब खोल के रखा हुआ है सीधा, जैसे कि नज़र आ रहा है। अब आप देखें, थंब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है तो जो 4 फिंगर्स हैं हमने कहा था वो आपकी डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो ये जो पाम होता है आपका, हथेली जिसको कहते हैं आप, वो जो पाम के राइट एंगल के ऊपर जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी। तो ये आपका उन्होंने बताना था आपको। इन द मिडल, इफ़ द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स, ये मिडल फिंगर आपकी, मिडल फिंगर जो है राइट हैंड की, ये डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। द थंब जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नॉर्मल टू द पाम टूवर्ड्स द रीडर। तो जो फोर्स होगी वो नॉर्मल किसको कहते हैं, राइट एंगल या परपेंडिकुलर होगी किसके, नॉर्मल टू द पाम टूवर्ड्स द रीडर, यानी जो आपकी हथेली है उसके नॉर्मल पर जो फोर्स होगी वो एक्सर्ट करेगी। अब आ जाए इसके एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन की तरफ कि किस तरह से हम इसको, जो ये एक आपने ये इस तरह से, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि दो कॉपर रेल्स ली हैं। कॉपर रेल्स का मतलब है जैसे पटड़ियाँ होती हैं ना, जिस तरह से स्ट्रेट रेल्स आपने कॉपर की, और उसके ऊपर कॉपर की ये जो वायर है या रॉड है जिसको आप कहेंगे, इसको आप मूव कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो कंसिडर अ रॉड ऑफ कॉपर की रॉड लेंगे, कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन अ पेयर ऑफ कॉपर रेल्स, जो कि आप पेयर ऑफ, ये दो कॉपर रेल्स हैं उनके ऊपर आप इसको मूव करा सकते हैं। द होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, जस्ट लाइक दिस। ये हॉर्स शू मैग्नेट है ना, इसके दो पोल्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये इसकी शेप यू शेप होती है जैसे हॉर्स का शू होता है, और इसकी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो इस तरह से आपने इसको ये उसकी हॉर्स, उन्होंने कहा है कि इस पूरी अरेंजमेंट को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखना है बिटवीन द पोल पीसीज ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट, सो दैट द कॉपर रॉड इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ताकि ये जो कॉपर रॉड में ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अपवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द पेपर। तो ये अरेंजमेंट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो कि आउट ऑफ द पेपर हो रही है। अब इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर होती है तो आपने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड, आपने ये देखा इसमें। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है तो जो फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। When a current is passed through the copper rod from the battery, the rod moves on the rail. तो रॉड खुद ब खुद आप उसको मूव भी करा सकते हैं, लेकिन जब आप उसे करंट पास कराएंगे तो वो जो कॉपर रॉड है वो मूव करेगी इन रेल्स के ऊपर। द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये देखिए आप किस तरह से उन्होंने ये तीनों की उन्होंने कहा कि किस तरह से डायरेक्शन कैसे होती है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। अब ये उन्होंने बैटरी कनेक्शन लगाया हुआ ना, नेगेटिव कनेक्शन है और पॉजिटिव। तो करंट कैसे फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये आपने यहाँ से भी इसको कनेक्शन देके इसको ओपन सर्किट, आपका क्लोज सर्किट बनाना है ना, ओपन सर्किट तो नहीं रहने देना इसको। तो यहाँ पे भी वायर लगा के आपने इनको कनेक्ट कर दिया, तो करंट ऐसे फ्लो कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैन बी सीन दैट द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द प्लेन विच कंटेन्स द रॉड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें कि करंट की डायरेक्शन तो पंप की डायरेक्शन में है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फील्ड है दे आर ऑलवेज नॉर्मल, ये नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे आपस में, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, जो आपको इस राइट हैंड में नज़र आ रहा है। तो अब आप ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स ये लग रही है, जो कि इन रेल्स की जो लेंथ है बिटवीन द रेल्स वो L है। तो इन कॉपर रेल्स और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट कर रही है। और ये इन फॉलोइंग फैक्टर्स, ये आपके 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली जिनके प्रोपोर्शनल होती है और जिन पर डिपेंड करती है। अब वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? द फोर्स इज, यानी किस फोर्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक फोर्स की। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फा। ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है ये साइन अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वेयर अल्फा जो है वो स्मॉल एंगल होता है बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखें अल्फा कौन सा एंगल है, ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अल्फा लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल होता है। यहाँ पर याद रखें कि हम जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है उसको हम वेक्टर लेंथ कह रहे हैं। सो अल्फा जो है वो एंगल होता है बिटवीन वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में जो है वो वेक्टर एरिया कंसीडर किया था, इसी तरह जो अब हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो भी वेक्टर लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर से भी चेंज आ जाता है ना उसमें। यानी लेंथ, अगर आप कंडक्टर की लेंथ को चेंज करें तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा आपकी मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। तो इसलिए अल्फ़ा वो एंगल है जो कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में होता है।
फ्रॉम दिस इट फॉलोज दैट द फोर्स इज जीरो इफ द रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड। अगर आप इन दोनों का एंगल या अब ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ अल्फा के। ये अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अभी हम इसकी वेक्टर साइंस नहीं ले रहे इसके ऊपर ना। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है? जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में है। इसका मतलब है अगर आप इस अल्फा को जीरो कर दें, और ये जीरो कब हो सकता है? जब वो पैरेलल हो जाए, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी डायरेक्शन में हो जाए, लेंथ की डायरेक्शन में, तो उस वक्त अल्फा जीरो होगा और साइन जीरो आपको पता जीरो होता है। तो तब मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है आपकी वो भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये कब जीरो हो सकता है और मैक्सिमम कब होगी? जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी। यानी अगर आप लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इधर है, आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे, जैसे कि इस वक्त ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस वक्त इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्योंकि साइन 90 जो है वो 1 होता है। और ये मिनिमम वैल्यू आपको यानी जीरो वैल्यू कब देगा? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर लेंथ एल कर दें, तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। सेकंड स्टेप इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। जितनी करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है करंट आई के। अगर आप एक सेल के साथ करंट फ्लो करा रहे हैं तो एक सेल की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कम होगी एज कम्पेयर टू द अगर आप दो सेल्स की वजह से करंट फ्लो करा रहे हैं अप टू सोन। यानी जितने ज़्यादा सेल्स आप या जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सेल्स की वजह से जो अमाउंट ऑफ करंट आप पास कराएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फोर्स होगी। थर्ड स्टेप क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो आपने लेंथ रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कंडक्टर की जितनी भी लेंथ है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद आ गया द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप उसको दे रहे हैं, ये कितनी है, आपने कितने जो है अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, कितने टेस्ला का रखा हुआ है। अभी टेस्ला को हम आगे डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। तो कितनी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, उसके हिसाब से भी मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, तो वो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन चारों फैक्टर्स के जिनके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। कंबाइनिंग ऑल दिस फैक्टर्स, इन चारों फैक्टर्स को अगर आप इकट्ठा करें तो आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई एल बी साइन अल्फा, वेयर आई इज द करंट, एल इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और साइन ऑफ अल्फा जो है वो वेयर अल्फा इज द एंगल, स्मॉल एंगल प्रोवाइड्स अस द स्मॉल एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल और बी के दरमियान में स्मॉल एंगल जो है ये साइन अल्फा प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, अब डू यू नो में भी देख लेंगे दो वायर्स, अगर आप एक रॉड की बजाय इस तरह से दो वायर्स रखते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो अगर आप वो भी आप देख सकते हैं, रिपल्शन का और अट्रैक्शन का। जैसे आपने दो सिमिलर चार्ज और ऑपोजिट चार्ज का पढ़ा था कि सिमिलर चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होता है कि अगर आप दो वायर्स ले रहे हैं और एक वायर से करंट जो है वो अपवर्ड देखें फ्लो कर रही है और एक वायर 1 से करंट जो है वो डाउनवर्ड है, यानी कह लें कि अगर डाउनवर्ड करंट को आप क्लॉकवाइज कंसीडर कर लें और दूसरी जो अपवर्ड करंट है उसको आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, तो दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आप देखें, जो एंटी क्लॉकवाइज जिसमें से करंट फ्लो कर रही है उसमें फोर्स जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट, और पॉजिटिव फोर्स है। जबकि जिसमें से डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रही है उसमें जो है नेगेटिव फोर्स उसमें लगेगी, और वो भी किस तरह से होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये टुवर्ड्स राइट थी, ऑपोजिट फोर्सेस लग रही है ना, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट थी। इस तरह से ये दोनों, इसका मतलब है ये दोनों वायर्स जो हैं ये इनकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आपस में क्या कर रही है, रिपल्शन कर रही है। एक की फोर्स अगर राइट की तरफ लग रही है तो दूसरी की फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है। ये कब होता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करे, तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो क्या करेगी, आपस में रिपेल करेगी और रिपल्शन होगी ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से। अट्रैक्शन कब होगी कि अगर दोनों में से सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करिए, ये देखें इसमें से भी डाउनवर्ड करंट यानी क्लॉकवाइज और इसमें से भी डाउनवर्ड करंट यानी ये भी क्लॉकवाइज, तो अब जो फोर्स इन दोनों में लगेगी सिमिलर डायरेक्शन में करंट के फ्लो करने की वजह से वो दोनों टूवर्ड्स ईच अदर होगी। उनकी डायरेक्शन जो है यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ होगी, एंड दिस विल प्रोड्यूस द अट्रैक्शन, और इसकी वजह से इन दोनों में
अट्रैक्शन क्रिएट होगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वायर्स हैं और दोनों में से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रही है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी और रिपल्शन होगी। और अगर सिमिलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी दोनों वायर्स के दरमियान में वो कैसी होगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी और अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा। ये उन्होंने डू यू नो में आपको बताया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इफ़ द टू वायर्स हैविंग द डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट will attract each other, whereas the two wires having the opposite direction of currents flowing through them, they will cause the repulsion। तो उनकी मैग्नेटिक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और उनकी वजह से रिपल्शन होगी। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का कंसेप्ट है इन केस ऑफ magnetic field and magnetic forces। Thus the two parallel wires carrying the currents I1 and I2 in opposite direction repel each other। The wires attract each other when the currents are in the सेम डायरेक्शन। तो ये आप इससे नतीजा निकाल सकते हैं कि ये कब, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिहाज से या फिर आपके MCQs में इस तरह की बातें वो पूछते हैं आपसे। ठीक है, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो ये डू यू नो वाली ये जो इस तरह की बातें हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको MCQs के हवाले से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब ये जो हमने चारों पॉइंट्स इकट्ठे किए थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ अल्फा I, L, B, और ये निकाली थी रिलेशन कंबाइन करके। इसको अगर आपका प्रोपोर्शनैलिटी को खोलें, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी खोलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। यहाँ हमने K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वेयर K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इफ़ वी फॉलो द SI यूनिट्स द वैल्यू ऑफ K इज़ 1। हम इस K की वैल्यू को जो है वो 1 कंसीडर कर सकते हैं। अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कंसीडर करें करंट की, L की और B की, तो फिर K अगर 1 हो जाएगा तो F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। अब यहाँ से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं। ये मैंने बताया डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आप मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा था ना कि बी को आप मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सब का मतलब बी ही होता है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वेक्टर साइन भी डाला है। अच्छा, उसके ये जो है यहाँ पे अभी तक उन्होंने कहीं पे भी वेक्टर साइन नहीं डाला, ये सारी स्केलर फॉर्म्स ही ले रहे हैं उसकी। ठीक है, तो आपने भी अभी इसको स्केलर ही पढ़े। ये उन्होंने कहा ये जो डेफिनेशन है प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। किसकी बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी की। मैंने कहा कि आप इसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, आप इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, खाली मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं। तो ये इसी बी को ही कहते हैं। अगर करंट जो है वो 1 एम्पेयर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो 1 मीटर है और आपकी अल्फा जो है मैक्सिमम एंगल है, आपको पता है साइन का मैक्सिमम एंगल क्या होता है 90 डिग्री, देन एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। थस बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ आल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। और अब एक नया नाम उन्होंने आपको इसका दे दिया है, वो क्या है जी, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये एक नया नाम एक और आ गया। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। और अब उन्होंने कहा कि अगर F इज इक्वल टू बी हो जाए तो आप इसको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है, जिसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं, इसको अब आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये डेफिनेशन ऑफ बी मैंने लिखी हुई है। द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it। अगर 1 एम्पेयर की करंट जो है वो फ्लो करेगी इससे 1 मीटर लेंथ के अंदर, लेंथ 1 मीटर कर दी, करंट 1 एम्पेयर कर दी, द फोर्स ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड जब व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू इट। तो अगर 1 एम्पेयर की करंट पास करेगी 1 मीटर लेंथ ऑफ द कंडक्टर से, तो उस वक्त जो उसकी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको आप कह रहे हैं उसके इक्वल होगी। तो ये आपने इसके डिफाइन कर लिया है बी को। ठीक है, उसके बाद इसकी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टेस्ला होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इससे, अब ये टेस्ला को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज टेस्ला, ये इसकी SI यूनिट है। डेफिनेशन ऑफ टेस्ला ये आपकी, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला, यानी इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी बी जो है आपकी ये 1 टेस्ला के इक्वल होगी इफ़ इट एग्जर्ट्स द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, यानी ऑन अ
on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the field when a current of 1 ampere passing through the conductor। ये कहाँ से वो बात करें, वो ये यहाँ से बात करें। इस रिलेशन को आप देखें, अल्फा को इसमें अगर आप 90 कर लें तो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से b को आप कैसे, b शुड बी इक्वल टू f ओवर आई एल, ये बन जाती है ना रिलेशन। यहाँ से आप टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको टेस्ला को डिफाइन। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी हम वेक्टर साइंस इग्नोर कर रहे हैं हर जगह पे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नहीं लिया हुआ, तो अभी तक सिर्फ स्केलर्स की बात करें। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैंने आपको कहा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड्स, फोर्स भी नहीं ले रहे वेक्टर, अभी मैग्नीट्यूड्स कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें b जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी, दिस शुड बी इक्वल टू द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय या पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इधर से आप इसको देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 टेस्ला कब होगी, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 1 टेस्ला कब होती है, अगर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन जो है वो इस पर एक्ट करे कंडक्टर पे, जिसकी करंट जो है 1 एम्पेयर इसमें से फ्लो कर रही है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो 1 मीटर है। अब आपको पता है ये जो करंट है ये एम्पेयर होती है ना, इसे ऊपर जाके एम्पेयर इन्वर्स हो जाएगी, लेंथ भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये ऊपर जाके मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो 1 टेस्ला शुड बी इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसे यूनिट न्यूटन, सो 1 टेस्ला शुड बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यहाँ से आप 1 टेस्ला को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं इस रिलेशन से, जो कि हमने इस रिलेशन से निकाली है अल्फा को 90 करके। तो यहाँ से b को आप डिफाइन कर सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट करंट एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो अगर फोर्स 1 न्यूटन की होगी, इफ 1 न्यूटन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करेगी ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर इफ द करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो द मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 1 टेस्ला। तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1 टेस्ला की होगी। ये आपने यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड को जहाँ से टेस्ला को डिफाइन किया। अब अगर आप देखें, आपको पता है आपके प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है या साइन अल्फ़ा, जो अल्फ़ा इधर हम थीटा के तौर पे ही ले रहे हैं ना, एंगल के तौर पे, ये किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में आता है। तो हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी कैन राइट दिस इक्वेशन दैट एफ इज इक्वल टू आई, आई तो स्केलर क्वांटिटी है ना, आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं एल और बी। वैसे भी अल्फा किसके दरमियान में एंगल था, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, तो जिनके दरमियान का एंगल होता है उन्हीं के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है ना। सो वी कैन यूज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर लेंथ। अब आप वेक्टर फॉर्म ले सकते हैं, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से अब आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एफ शुड बी इक्वल टू, जो मैग्नेटिक फोर्स है ये आप इसके ऊपर लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म उसकी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है, वेयर एल इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये लिखा हुआ है, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आपकी। इन दोनों के दरमियान में अल्फा एंगल था ना, तो इन दोनों के दरमियान में ही क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे, और ये दोनों अब वेक्टर्स हैं आपकी, जिसकी वजह से जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो भी वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता आंसर ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो अ वेक्टर। Where L is the direction of is in the direction of the current flow, the magnitude of the vector L I into L cross B is ILB sin alpha। ये इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में तो कोई मसला नहीं ना, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता है, ILB sin अल्फा, साथ कोई ना कोई यूनिट वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट खोल के। यूनिट वेक्टर इस केस में आप 1 के इक्वल, क्योंकि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो मैग्नीट्यूड जब हम लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर जो है वो 1 हो जाता है। वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर L एंड B, this gives the magnitude of the force, the direction of the force is also correctly given by the right hand rule। आप राइट हैंड रूल से इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने वेक्टर को थोड़ा सा रोटेट कराएं, ये देखिए रोटेट L यानी वेक्टर की लेंथ को, या वेक्टर जो आपका कंडक्टर है आपका, अगर आप उसको थोड़ा सा रोटेट कराएं, उसकी वेक्टर लेंथ को रोटेट कराने के लिए, तो फिर सच दैट वो कंसाइड करे बी के साथ। थोड़ा सा अगर आप इस लेंथ ऑफ द कंडक्टर को थोड़ा सा रोटेट कराएं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ
द कर्ल फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो जिस डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर रहे हैं, जो आपकी फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को शो करेंगी, और जो थंब होगा उस वक्त वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ एल क्रॉस बी, यानी कि किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस एक तो पहला तरीका ये है कि आप अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल निकाल सकते हैं कि अगर आप कंडक्टर को रोटेट कराएं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस वक्त जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो शो कर रही होती हैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में होंगी, और जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है। इन सम सिचुएशंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कन्वेंशनली डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग रूल। अब कौन सा रूल लगाने लगे हैं हम? एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, यानी थोड़ा सा राइट हैंड रूल को आप एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। तो ये भी रूल इस्तेमाल कर सकते हैं राइट हैंड रूल से भी, जैसे कि ये जो 2 लाइंस में मैंने आपको बताया कि आप उसको रोटेट कराएं। एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल क्या है, ये आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं। ये 2 तरह की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस आपको दिखाई हुई हैं। ये कन्वेंशंस हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। आउट ऑफ द पेपर के लिए आप डॉट यूज़ करते हैं। अगर आपने कहीं पे ये बताना हो ना कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है, तो आप डॉट के ज़रिए से आउट ऑफ द पेपर को शो कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। और अगर आपने ये बताना हो कहीं पे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर है, यानी अंदर की तरफ, तो फिर क्रॉस के ज़रिए से आप मैग्नेटिक फील्ड को शो कर सकते हैं। तो डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द पेपर, और क्रॉस का मतलब होता है इन टू द पेज। ये डायरेक्शन ऑफ 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैं जो आप कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, या तो डॉट यूज़ करते हैं या क्रॉस, जैसे आपने इधर किया हुआ। ये देखें, अब ये एक मैग्नेट है जिसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जनरेट होती है नॉर्थ पोल से और एंड होती है साउथ पोल की तरफ। अब इसके दरमियान में अगर आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है और ये बीच में डॉट क्या शो कर रहा है? आउट ऑफ द पेपर। ये जो इसमें डॉट आ रहा है इसका मतलब है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर। अब आप ये देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि ये सर्कुलर पाथ में आपको नज़र आ रही है, और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने उसको रख दिया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आउट ऑफ द पेपर, आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल में रखा। अब क्या हो रहा है कि ये जो दायरे बन रहे हैं इसके, जो कि मैग्नेटिक फील्ड, इसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है इस कंडक्टर की। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, द 2 फील्ड्स टेंड टू रेनफोर्स और सुपरपोज, क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन नज़र आ रही है, दायरों की भी वही डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और जो आपका नॉर्थ से साउथ पोल की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो दोनों फील्ड्स इस लेफ्ट हैंड साइड पर एक दूसरे को रेनफोर्स कर लेंगी या सुपरपोज कर लेंगी, एडअप हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। जबकि राइट साइड पे अगर आप देखें कि जब ये इस तरह से दायरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वही डायरेक्शन है, लेकिन जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी ये दायरों की डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट हो गई है। यहाँ पर राइट साइड पे द 2 फील्ड्स कैंसल आउट ईच अदर, तो दोनों फील्ड्स, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगी? कैंसल आउट कर देंगी। और मैग्नेटिक फील्ड फिर किस तरफ ज़्यादा होगी? लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जबकि राइट साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा। उन्होंने कहा कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हेल्ड एट राइट एंगल। ये देखेंगे, हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जो राइट एंगल पे है टू द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द करंट फ्लोज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर दैट इज टुवर्ड्स द रीडर। ये आउट ऑफ द पेपर है, और ये हमने डॉट और क्रॉस को ये मैंने आपको बता दिया इसके ऊपर। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कंसिडर द लाइन्स ऑफ फोर्स। दैट आपने ये देखी है, ये पूरी डायग्राम आप देखें किस तरह से मैंने आपको समझा दिया। द 2 फील्ड्स टेंड टू रेनफोर्स ईच अदर ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 2 फील्ड्स एक दूसरे को रेनफोर्स कर रही हैं लेफ्ट साइड पे ऑफ द कंडक्टर एंड कैंसल आउट ईच अदर ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है राइट साइड पे कैंसिल कर रही है, लेफ्ट साइड पे एडअप हो रही है। द कंडक्टर टेंड टू मूव टुवर्ड्स द वीकर फील्ड। तो कंडक्टर हमेशा लार्ज मैग्नेटिक फील्ड से स्मॉल मैग्नेट, जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, लार्ज से स्मॉल की तरफ, तो फील्ड किस तरफ जाएगी? द कंडक्टर किस तरफ मूव करेगा? वीकर फील्ड की तरफ। द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, तो ये फोर्स किस तरफ होगी? राइट साइड पे फोर्स। क्यों राइट साइड पे लग रही है फोर्स? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा लार्जर मैग्नेटिक फील्ड से स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगती है, तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स राइट है। ठीक है,
और इसी डायरेक्शन में L क्रॉस B जो आपका है उसकी भी यही डायरेक्शन होगी जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B है ना, तो F एक वेक्टर है, जो भी वेक्टर होता है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है ना, तो F वेक्टर है तो F की डायरेक्शन अगर राइट है तो इसका मतलब है L क्रॉस B की डायरेक्शन भी राइट होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में जो दूसरा वेक्टर है आपका L क्रॉस B वो भी उसी डायरेक्शन में होगा, और दोनों की सेम डायरेक्शन होगी दोनों वेक्टर्स की, ठीक है, और हमेशा लार्जर से स्मॉलर वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आप जाते हैं। दिस रूल इज ऑफन रेफर्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल, इसको हम एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल कहते हैं। और अब आपने रिजल्ट में लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर L क्रॉस B। तो जो वेक्टर आपका L क्रॉस B है उसी डायरेक्शन में आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो भी वही होगी जो L क्रॉस B की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है। तो ये आपने इसी तरह से अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ये एक न्यूमेरिकल है, साथ एग्जांपल है, वो देख लें। ये उन्होंने आपको उसकी लेंथ दी हुई है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाय 100 करके। इसी तरह करंट की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पेयर, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B की दी हुई है टेस्ला में, ये बाकी ऐसे यूनिट्स में ही है। एंगल कितना दिया हुआ है 40 डिग्री। तो अब आप F इज इक्वल टू IL/B साइन अल्फा का सिंपल फार्मूला लगा के ये सारी वैल्यूज पुट करके जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स 0.39 न्यूटन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैंने कोशिश की है कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डिफिकल्टी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अंडर द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।